हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपन चैप्टर पढ़ रहे थे तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम के बारे में, और इसकी 5 क्लासें पूरी कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज अपन इसकी 6वीं क्लास के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें अपन पढ़ रहे थे धातु ऑक्साइड। देखो, अपन ने धातु निष्कर्षण पढ़ा था, उसमें पढ़ा था पहला एस को पीसना, जो क्रेशर की सहायता से अपन पीस लेते हैं। फिर उसका सांद्रण अपन ने 4 विधियों से, चुंबकीय पृथक्करण विधि और गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, झाग पल्लवन विधि और निष्कालन से पढ़ा था। ये अपन ने देख लिया था। फिर अपन ने पढ़ा था जो अयस्क था उसको धातु ऑक्साइड में बदलना। अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए अपन निस्तापन अथवा भर्जन पढ़ रहे थे, और फिर उस धातु ऑक्साइड से अशुद्ध धातु का शोधन भी अपन ने पढ़ लिया था। अब धातु ऑक्साइड से अशुद्ध धातु का शोधन जो अपन ने करा था, प्राप्त करा था एलिंगम आरेखों की सहायता से, तो उसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं। धातु ऑक्साइड से धातु निष्कर्षण, यानी जब धातु ऑक्साइड से अपन धातु का निष्कर्षण करते हैं अशुद्ध धातु का, उसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं, ये 3 अनुप्रयोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन आयरन का जो ऑक्साइड है ना, उससे अपन क्या प्राप्त करेंगे, आयरन प्राप्त करेंगे। तो अपन लास्ट चरण यही पढ़ा था, धातु ऑक्साइड से अशुद्ध धातु प्राप्त करना। तो ये इसके अनुप्रयोग हैं। धातु ऑक्साइड से धातु निष्कर्षण, धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के यूजेज क्या है या अनुप्रयोग क्या है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस लोहे आयरन के ऑक्साइड से अपन क्या प्राप्त करेंगे, आयरन को प्राप्त करेंगे। तो पीछे वाले सभी चरणों के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अयस्क कौन कौन से होते हैं। आयरन के अयस्क कौन से होते हैं। हेमेटाइट क्या होता है इसका फॉर्मूला, Fe2O3, ये मुख्य अयस्क होता है। मैग्नेटाइट Fe3O4, आयरन पायराइट ये होता है FeS2, एक होता है सिडेराइड, ये होता है FeCO3। ये आयरन के क्या होते हैं, मुख्य अयस्क होते हैं। एक मेलेकाइट होता है, वो भी होता है। ये आयरन के क्या है, लिमोनाइट, ये आयरन के मुख्य अयस्क हैं। ये आयरन के क्या है, मुख्य अयस्क हैं। अब देखो, इन मुख्य अयस्कों से, ये सभी ऑक्साइड हैं, इन मुख्य अयस्क से धातु ऑक्साइड से क्या प्राप्त करेंगे अपन, आयरन प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अयस्क को पीसना करते हैं। वो कैसे करते हैं, वो जो क्रेशर की सहायता से करते हैं या फिर स्टैंप मिल की सहायता से करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, अयस्क को बारीक पीस लिया जाता है। उसके बाद में अपन ने क्या करा था, अयस्क का सांद्रण करा था। अयस्क का क्या कर लेते हैं, उसके बाद में सांद्रण कर लेते हैं। क्या करते हैं, अयस्क का सांद्रण। तो इनमें क्या करते हैं अपन, इन सभी अयस्कों का क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। इन सभी का क्या करते हैं, सांद्रण। हाँ, जब भी इन अयस्कों का सांद्रण करा जाता है या सांद्रण करते हैं, सांद्रण करने के बाद में अयस्क सांद्रित हो जाते हैं। फिर इनका करा जाता है, इनको धातु ऑक्साइड में बदलेंगे। इनका क्या करा जाता है, निस्तापन या फिर मैं कहूं भर्जन। कौन सी भट्टी में, परावर्तनी भट्टी में। इनका क्या करा जाता है, निस्तापन करते हैं अथवा भर्जन करते हैं। वो कौन सी भट्टी में करते हैं अपन, परावर्तनी भट्टियों में इनका निस्तापन अथवा भर्जन करते हैं। अब देखो, जब इनका निस्तापन अथवा भर्जन करते हैं तो जो FeO है, निस्तापन अथवा भर्जन करते हैं तो जो FeO है वो किस में बदल जाता है, Fe2O3 में बदल जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। FeO किस में बदल जाता है, Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है या बदल जाता है। इसकी रिएक्शन भी मैं लिख देता हूं, 4FeO+O2 Fe2O3, ये इसमें क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो निस्तापन अथवा भर्जन करते हैं तो ये अपने को ये प्राप्त हो जाता है। अब इसका क्या करा जाता है, इसका हेमेटाइट का क्या करा जाता है, प्रगलन। मैं यहां पर लिख देता हूं प्रगलन।
प्रत्येक स्टेप के बारे में मैं बता रहा हूं, यहां पर आपको जो चीजें पीछे पढ़ करके आए वही चरण बता रहा हूं। पहला चरण क्या था धातुक्रम का, एस्क को तोड़ना या पीसना, वो करते हैं एस्क को जॉकरेसर अथवा स्टेम मिल की सहायता से। फिर था एस्क का सांद्रण, क्लियर है। और फिर सांद्रण करने के बाद में उससे क्या प्राप्त कर रहे थे अपन, धातु ऑक्साइड, वो निस्तापन अथवा भर्जन द्वारा प्रावृत्ति भट्ठी में अपन प्राप्त कर रहे थे। फिर मैंने एक इतनी सी बात जोड़ी है, ये करते हैं तो ये FeO Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद में अपन देखेंगे प्रगलन या स्मेल्टिंग। ये पहले से पता है आप सभी को, जो प्रगलन है वो किसमें करा जाता है, वात्या भट्ठी में किया जाता है। प्रगलन क्या होता है, निस्तापित अथवा वर्जित अयस्क को कार्बन के साथ उच्च ताप पर गर्म करके क्या करा जाता है, धातु में उसको अपचयित करा जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रगलन कहलाती है, या फिर इसको अपन क्या कह सकते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं। तो बस वर्जित अयस्क को उच्च ताप पर कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रगलन कहलाती है। तो कार्बन के द्वारा अपचयन करवाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रगलन कहलाएगी। तो अपन ये करते हैं इसमें प्रगलन, क्लियर है। प्रगलन किसमें करा जाता है, वात्या भट्ठी, फायर के लिए रिटार्ट में क्या करा जाता है, प्रगलन किया जाता है। हाँ, ये वात्या भट्ठी क्या होती है, ये स्टील की बनी हुई भट्ठी होती है जिसका व्यास 6 से लेकर 8 मीटर होता है, लंबाई लगभग 30 मीटर होती है। इसके ये स्टील का कवच है, इसके अंदर अग्नि सह ईंटों का स्तर लगा रहता है। देखो ये बाहरी कवच किसका बना होता है, इसका स्टील का कवच बना हुआ है और अंदर अग्नि सह ईंटों का स्तर लगा रहता है। हाँ, इसके शीर्ष पर कप कोन व्यवस्था पाई जाती है, इसको प्याला शंकु व्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्याला शंकु। इसके कारण क्या होता है, इसमें से जो गैस से गर्म गैस है ना वो बाहर नहीं निकल पाती है। इसमें यहां ऊपर से क्या डाला जाता है, घान अथवा चार्ज डाला जाता है। हाँ, वात्या भट्ठी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है। देखो 673 केल्विन, 973 केल्विन, 1273 केल्विन, 1573, 1773, 2173, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है। क्लियर है। ये अलग अलग क्षेत्र हैं इसके 4 मुख्य क्षेत्र हैं। अपचयन क्षेत्र, दूसरा है केंद्रीय क्षेत्र या उष्मा शोषण क्षेत्र, तीसरा है संगलित क्षेत्र और चौथा है इसका दहन क्षेत्र। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आप सबको दिख रहा है तापमान क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, या फिर मैं कहूं क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर है। हाँ, इसमें पिघली हुई धातु को नीचे से यहां से निकाल लिया जाता है और धातुमल हल्का होने के कारण यहां पर ऊपर रह जाता है। इस भट्टी में गर्म वायु यहां ट्वियर की सहायता से प्रवाहित की जाती है। यहां से जो गर्म वायु भट्टी के अंदर प्रवाहित करते हैं वो यहां पर ये ट्वियर लगे रहते हैं। ट्वियर की सहायता से गर्म वायु प्रवाहित की जाती है। कुछ अपशिष्ट गैसें हैं CO, CO2, N2, ये यहां से क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। क्लियर हुई है सभी को। तो एक बार ये इसका तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इन वात्या भट्टी के 4 क्षेत्रों में होने वाली रिएक्शन के बारे में अपन पढ़ेंगे। चलो अब अपन बात करते हैं आगे इसकी होने वाली मुख्य अभिक्रियाओं के बारे में अपन बात करेंगे। ये लिख रहा हूं मैं, वात्या भट्टी में जो चार्ज होता है, चार्ज अथवा घान कहते हैं, ये क्या होता है, चार्ज में क्या होता है, वर्जित अयस्क, इसके होते हैं 4 भाग प्लस कोक, सॉरी इसके 8 भाग होते हैं, कोक के होते हैं 4 भाग प्लस चूना पत्र, इसका होता है 1 भाग। ये इसमें जो धान अथवा चार्ज होता है वो इसमें ये रहता है, जिसको अपन यहां ऊपर से डालते हैं। क्लियर है। ये रहता है धान अथवा चार्ज में। अब मैं लिखता हूं वात्या भट्टी
के विभिन्न क्षेत्रों की अभिक्रियाएं, कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है उनके बारे में। सबसे पहले मैं लिखता हूं जो अपचयन क्षेत्र है उसमें कौन कौन सी रिएक्शन होती है। अपचयन क्षेत्र की रिएक्शन, देखो अपचयन क्षेत्र में कौन कौन सी रिएक्शन होती है यहां पर, उनके बारे में अपन बात करते हैं। मैं सभी रिएक्शन यहां पर लिख देता हूं। Fe2O3 यह है 3 प्लस CO2, ये बदलेगा 2Fe3O4 प्लस CO2 में। तो ये सबसे पहली यहां पर मैंने रिएक्शन लिखी है। दूसरी रिएक्शन Fe3O4, इसका भी अपचयन किसके द्वारा कराएंगे, यहां पर अपन CO के द्वारा ही करवाएंगे Fe3O4 का भी। तो यहां पर अपने को क्या प्राप्त होगा, CO, ये सीधा ही रहेगा यहां पे 3FeO प्लस CO2, ये इसकी सेकेंड रिएक्शन है। आगे इसमें कौन सी रिएक्शन होती है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। Fe2O3 प्लस CO, ये बनेगा 2FeO प्लस CO2। बस इसकी यही 3 रिएक्शन अपने को ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हो, यहाँ पर CO ही सिर्फ यहाँ पर अपचय के रूप में काम में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तापमान क्या रहता है 673 कम रहता है तापमान। तो ये इसको किसमें, मैग्नेटाइड में अपचयित कर दिया, इसको FeO में अपचयित कर दिया, इसको FeO में क्या कर दिया, अपचयित कर दिया। ये इस क्षेत्र की मुख्य मुख्य क्या थी, रिएक्शन। और यहां पर जो लोहा प्राप्त होता है वो सरंध्र अथवा कठोर होता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं, ये यहां लोहा प्राप्त लोहा सरंध्र एवं कठोर होता है और इसको कहते हैं अपन स्पंजी लोहा। कौन सा लोहा कहते हैं, इसको स्पंजी लोहा कहते हैं। अब इसके अपन दूसरे क्षेत्र में कौन कौन सी रिएक्शन होती है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा क्षेत्र कौन सा है, केंद्रीय क्षेत्र या उष्मा शोषण क्षेत्र। इसको मैं हटा देता हूं, इसका डायग्राम सबने आपने बना लिया होगा। दूसरा है इसका केंद्रीय क्षेत्र कह सकते हैं, या फिर इसको कहते हैं उष्मा शोषण क्षेत्र। इसमें होने वाली रिएक्शन के बारे में अपन बात करेंगे। देखो इसमें कौन कौन सी रिएक्शन होती है। यहां पर अपने को ये रिएक्शन होगी, सबसे पहले तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका विघटन होगा उच्च ताप पर 1273, ये क्या बनाएगा CaO प्लस CO2। तो सबसे पहली रिएक्शन तो यही है। यहां पर जो चूना पत्थर होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, उसका क्या होता है, विघटन। और यहाँ पर FeO प्लस CO, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, Fe प्लस CO2। और ये FeO प्लस ये सिलिका FeSiO3, इसको अपन क्या कहते हैं, धातुमल। और आप सभी जानते हो धातुमल हल्का होने के कारण क्या आ जाता है, ऊपर की ओर रह जाता है। और सॉरी, यहां पर एक थोड़ा सा अपन क्या लेंगे, CaO, और ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट। तो यहां पर ये क्या बन रहा है, धातुमल अपने को प्राप्त हो रहा है। यहां पर ये है गालक और ये है आधात्री। आप सभी जानते हो गालक और आधात्री क्रिया करके क्या बनाते हैं, धातुमल बनाते हैं। और धातुमल हल्का होने के कारण ऊपर की ओर रहता है और उसको छान कर क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये केंद्रीय क्षेत्र में होने वाली क्या है, रिएक्शंस हैं। इन रिएक्शन का अपने को ध्यान रखना। अब इसके बाद में आगे देखते हैं संगलित क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र कौन सा था, संगलित क्षेत्र।
संकलित क्षेत्र की एक ही रिएक्शन होती है। यहां पर स्पंजी लोहा होता है वो पिघलता है। क्या होता है? स्पंजी लोहा पिघलता है, और इसमें केवल और केवल अपने को ध्यान रखना है यहां पर एक ही रिएक्शन क्या होती है? संपन्न होती है। जैसे CO2 प्लस C क्या बन जाएगा? 2CO। यहां पर डेल्टा H इसके लिए क्या रह जाता है? पॉजिटिव रहता है। बस इसकी एक ही रिएक्शन अपने को क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। क्लियर है ये बात सभी को? ये क्या रहता है आप सभी जानते हो, ये है कोक। लास्ट कौन सा है? दहन क्षेत्र। दहन क्षेत्र। अब ये जो दहन क्षेत्र होता है इसका तापमान 2173 बहुत ज्यादा होता है। इसमें एक तो कार्बन का दहन होता है C+O2 क्या बन गया? ये CO2। यहां पर डेल्टा H क्या रहता है? नेगेटिव। उष्माक्षेपीय विक्रिया रहती है। कैसी विक्रिया रहती है? उष्माक्षेपी। ये जो रिएक्शन होती है वो होती है। और ये FeO प्लस C, Fe प्लस CO, ये हो गई आपकी सभी क्षेत्र की रिएक्शन। 1 2 3 4। इसकी 3 रिएक्शन, इसकी 3 रिएक्शन, केवल एक रिएक्शन है और ये 2 रिएक्शन। इस प्रकार से ये इस भट्टी में होने वाली रिएक्शंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। हाँ, इस प्रकार वात्या भट्टी से जो आयरन प्राप्त होता है उसको अपन क्या कहते हैं? कच्चा लोहा। वात्या भट्टी से प्राप्त आयरन को क्या कहते हैं? वात्या भट्टी से जो आयरन प्राप्त होगा उसको कहते हैं कच्चा लोहा। ये पिघला हुआ रहता है, इसको कहते हैं कच्चा लोहा या पिग आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं? पिग आयरन। इसमें कार्बन की मात्रा 4% होती है, ये ध्यान रखना अपने को। और कुछ अशुद्धियां भी पाई जाती है, जैसे सिलिकॉन की पाई जा सकती है, फास्फोरस की पाई जा सकती है। तो वात्या भट्टी से प्राप्त आयरन को क्या कहते हैं? कच्चा लोहा, पिग आयरन। कार्बन की मात्रा इसमें कितनी % होती है? 4% होती है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे मैं नेक्स्ट के बारे में बात करता हूं। तो एक कच्चा लोहा, पिग आयरन के बारे में भी आपको बात ध्यान रखनी है। तो हटा दूं मैं, यहां पर एक नाम आया कच्चा लोहा। आप देखो 2 लोहे के नाम और हैं यहां पर। एक है डलवा लोहा और एक है पिटवा लोहा। डलवा लोहा और एक है पिटवा लोहा। देखो डलवा लोहा, पिटवा लोहा, इसमें कार्बन की मात्रा, इस पे कार्बन की मात्रा रहती है 3% और इसमें कार्बन की मात्रा रहती है 0.2 से 0.5%। ये कार्बन की मात्रा इनमें पाई जाती है। और इसमें कच्चे लोहे में कार्बन की मात्रा कितनी रहती है? 4%। तो ये थोड़ा सा अपने को क्या ध्यान रखना है? कार्बन की मात्रा का भी ध्यान रखना है। क्लियर है ये बात सभी को? हाँ। अब देखो ये डलवा लोहा होता क्या है? ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है सफेद डलवा लोहा, इसमें आयरन सीमेंटाइट के रूप में रहता है। किस रूप में? सीमेंटाइट, Fe3C। और एक रहता है भूरा ढलवा लोहा, उसमें आयरन जो रहता है वो ग्रेफाइट के रूप में रहता है। ये भूरा ढलवा लोहा, इसमें आयरन कैसे रहता है? ग्रेफाइट के रूप में। देखो वात्या भट्टी से जो पिघला हुआ लोहा होता है, अगर उसको अपन तेजी से ठंडा करें, रेत के सांचों में तेजी से ठंडा करें, तो जो उसमें कार्बन सीमेंटाइट के रूप में रहेगा और वो कहलाता है सफेद ढलवा लोहा। क्लियर है? वात्या भट्टी से पिघले लोहे को यदि तेजी से ठंडा करें तो उसमें कार्बन किस रूप में रहेगा? सीमेंटाइट के रूप में, और वह कहलाएगा सफेद ढलवा लोहा। अगर वात्या भट्टी से प्राप्त
कच्चे लोहे को या पिघले लोहे को धीरे धीरे ठंडा करें तो उसमें कार्बन ग्रेफाइट के रूप में रहेगा और वो कहलाता है भूरा ढलवा लोहा। बस यही बात अपने को किसकी ध्यान रखनी है, ढलवा लोहे की ध्यान रखनी है। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं पिटवा लोहे की। ये लोहे का सब लगभग शुद्धतम रूप होता है। कैसा रूप होता है, शुद्धतम रूप होता है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है और इसका गलनांक भी बहुत ज्यादा होता है। ये पिटवा लोहे के बारे में अपने को ध्यान रखना है, 1823 के लगभग होता है। अब देखो पिटवा लोहे का निर्माण करा कैसे जाता है। देखो परावर्तनीय भट्ठी में ढलवा लोहे को, किसमें, परावर्तनीय भट्टी में कौन से लोहे को, ढलवा लोहे को किसके साथ गर्म करते हैं, हेमेटाइट। हेमेटाइट के साथ वायु द्वारा ऑक्सीकृत करा जाता है तो इसमें कार्बन की अशुद्धियां हैं वो CO के रूप में पृथक हो जाती हैं और अन्य फास्फोरस की अशुद्धियां हो या सिलिकॉन की अशुद्धियां हो वो इनके वाष्पशील ऑक्साइडों के रूप में क्या हो जाती है, पृथक हो जाती है। और इस प्रकार से अपने को लोहा एक लेई अथवा गोलों के समान प्राप्त होता है जिसके ऊपर वाष्प चालित हथौड़े से पीटा जाता है और इसी कारण ये कौन सा लोहा कहलाता है, पिटवा लोहा कहलाता है। तो बता सकते हो कैसे प्राप्त करोगे। परावर्तनीय भट्टी में जो ढलवा लोहा है उसको हेमेटाइट के साथ गर्म करके और वायु द्वारा क्या कराया जाता है, ऑक्सीकृत, जिससे कार्बन की अशुद्धियां CO के रूप में पृथक हो जाती है। अन्य फास्फोरस अथवा सिलिकॉन की अशुद्धियां इनके ऑक्साइडों के रूप में क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, जिनको धातुमल अथवा गालक डाल करके धातुमल बना करके उनको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। और इस प्रकार लोहे की लेई या गोले होंगे उनके ऊपर वाष्प चालित हथौड़े से पीटा जाता है। इसी कारण ये कौन सा लोहा कहलाता है, पिटवा लोहा कहलाता है। इसके बाद में एक लास्ट बचा है इसमें स्टील। स्टील में कार्बन की मात्रा आपको ध्यान रखनी है 0.15 से 1.5% होती है। बस पिटवा लोहे और ढलवा लोहे के क्या होती है, मध्यवर्ती होती है। ये चीज क्लियर हुई आयरन के ऑक्साइड से आयरन का निष्कर्षण। चलो क्लियर है, ये बात मैंने आपको करवा दी है। अब अपन बात करते हैं आगे कॉपर के अयस्क से कॉपर अथवा तांबे का निष्कर्षण। अब दूसरा पढ़ेंगे तांबे का निष्कर्षण। दूसरा है कॉपर के अयस्क से कॉपर, या इसको क्या कहते हैं अपन, तांबा का निष्कर्षण। तांबे का निष्कर्षण, इसके बारे में अपन बात करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इनके मुख्य अयस्क कौन कौन से होते हैं। देखो इनके अयस्क कौन कौन से होते हैं, कॉपर पायराइट, CuFeS2, क्यूप्राइट, Cu2O, कॉपर ग्लांस, Cu2S। ये जो कॉपर के जो मुख्य अयस्क हैं, या इसको रूबी कॉपर भी कहते हैं, रूबी कॉपर, ये इनके मुख्य अयस्क हैं। ये मुख्य अयस्क कौन सा है इनका, हाँ, सबसे पहले क्या करा जाता है, अयस्क को तोड़ना अथवा पीसना, जाक्रेसर अथवा स्टैम्प मिल में। सबसे पहले अगर ये मुख्य अयस्क है, इसको अगर इसका शुद्धिकरण करेंगे अपन, इससे कॉपर प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले जोक्रेसर अथवा स्टैम्प मिल में इसको पीसेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, सांद्रण। आप जानते हो सांद्रण, ये सल्फाइड अयस्क है और सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, झाग पलवन विधि द्वारा किया जाता है। कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, झाग पलवन विधि, क्योंकि ये सल्फाइड अयस्क है ना, और सल्फाइड अयस्क का सांद्रण कौन सी विधि द्वारा करते हैं अपन, झाग पलवन विधि द्वारा करते हैं। हाँ, अब अपन बात करते हैं इनका सांद्रण करने झाग पलवन विधि द्वारा किया जाता है। अब इनका क्या करा जाता है, भर्जन। भर्जन किस में करा जाता है, परावर्तनीय भट्टी में। किसमें, परावर्तनीय भट्टी में।
अब परावर्तनीय भट्टी में भर्जन करते हैं तो कौन कौन सी इसमें रिएक्शन होती है, उन रिएक्शन के बारे में मैं बात करता हूं। कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है, देखो ये मैं रिएक्शंस ऊपर लिख देता हूं, ऊपर वाले को हटा देता हूं। जो रिएक्शंस होती है वो कौन सी होती है, देखो CuFeS2 प्लस 2O2, यहाँ पर अपने को प्राप्त होगा Cu2O प्लस FeO प्लस 2SO2। देखो यहाँ पर ये रिएक्शन हुई, क्या प्राप्त हुआ अपने को, इसका ऑक्साइड प्राप्त हुआ और आयरन का भी Cu2S प्राप्त होगा, यहाँ पर Cu2S और ये प्राप्त होगा अपने को Cu2S, ये 4 थे, ये 2 और ये FeS, ये प्राप्त होगा, ये रिएक्शन होगी। इसका क्या हुआ, परावर्तनीय भट्टी में भर्जन के दौरान ये रिएक्शन होती है, कुछ किसमें, भर्जन के दौरान परावर्तनीय भट्टी में होने वाली रिएक्शन ये लिख रहा हूं। अब देखो क्या बच्चा यहां पर है, क्या FeS3O2 क्या बनेगा, ये भी किस में जाएगा, धातु ऑक्साइड में, Fe2O3 प्लस 2SO2। तो यहां पर भी अपने को ये क्या प्राप्त हो गई, इसका क्या हो गया, सॉरी FeS का करना है अपने को, FeS का एक जाएगा किसमें, FeO में, FeO, ये कितने हो गए 2FeO, 2 2 4 और 6, हाँ। तो ये सल्फाइड है, किस में चला गया, भर्जन के द्वारा, भाई भर्जन अथवा निस्तापन में धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है, या फिर अपन इसको देखें Cu2S प्लस 3O2 क्या बनेगा, यहां पर भी Cu2O प्लस 2SO2। तो ये भी यहां पर क्या प्राप्त हो गया अपने को, ये ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड अपने को यहां पर क्या हो जाता है, ये इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो Cu2O प्लस 2SO2। अब देखो अपन आगे देखते हैं इसके बारे में, आगे नेक्स्ट में देखते हैं। यहां पर जो FeO है किसके साथ, SiO2 के साथ क्रिया करके FeSiO3 क्या बना लेता है, ये धातुमल बना लेता है। यहाँ पर ये क्या है, गालक, और ये क्या है, आधात्री। इसकी ये जो रिएक्शन है ये मुख्य रिएक्शन होती है। हाँ, एक चीज इसमें ध्यान रखना, Cu2S और FeS इसका जो मिश्रण है वो कहलाता है कॉपरमेट। क्या कहलाता है, कॉपरमेट। बस यही अपने को ध्यान रखना है। इसकी ये जो मुख्य रिएक्शन थी, ये रिएक्शन पहले भी एक बार मैं आपको बता चुका हूं, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब अपन पढ़ेंगे बेसमीकरण। किसके बारे में पढ़ेंगे, बेसमीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो इनको मैं हटा देता हूं, एक बार ये चीजें समझ गई। बस मैंने ये इतना बताया कि भर्जन में, परावर्तनीय भट्टी में ये रिएक्शन होती है, तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे मैं बात करता हूं। अब बात करेंगे अपन बेसमीकरण की। देखो, बेसमीकरण जो होता है वो बेसेमर परिवर्तक में करवाया जाता है। किसमें, बेसेमर परिवर्तक में। किसमें करवाया जाता है, बेसेमर परिवर्तक में। और इसमें कॉपरमेट, कॉपरमेट अभी बताया था। कॉपरमेट क्या होता है, Cu2S और FeS का मिश्रण, इसका स्वतः अपचयन होता है। क्या होता है, स्वतः अपचयन होता है। अब अपने को केवल ये बात करना है बेसेमर परिवर्तक क्या होता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखो, बेसेमर परिवर्तक की संरचना कैसी होती है, ये नाशपति के आकार का होता है। और इसमें बेसेमर परिवर्तक नाशपति के आकार का होता है और इसमें स्टील का अस्तर लगा रहता है और उसके अंदर गालक
का स्तर भी लगा हुआ रहता है, और वो अम्लीय गालक भी हो सकता है और वो कैसा हो सकता है, क्षारीय गालक भी हो सकता है, जो अशुद्धि के नेचर पर डिपेंड करता है। अब देखो इसकी बेसेमर परिवर्तक की मैं आपके पास संरचना बना देता हूं। इस तरह की इसकी संरचना रहती है। और इसमें ये सुंडिकाओं द्वारा गर्म वायु प्रवाहित की जाती है। ये इस प्रकार से अक्षों पर खड़ा रहता है। और ये रहती है इसकी संरचना। ये यहाँ पर रहता है गलित मेट रहता है, और गलित कॉपर रहता है, और ऊपर मेट। ये गलित कॉपर है, यहाँ पर गलित कॉपर नीचे की ओर। ये इसकी क्या रहती है, बेसेमर परिवर्तक की संरचना रहती है। और एक सिलिका का स्तर आपको बता ही दिया, गलित, ये ऊपर की ओर गलित मेट है, गलित मेट, और ये रहता है सिलिका का स्तर यहाँ पर लगा रहता है। ये पूरी बेसेमर परिवर्तक इसमें इस प्रकार से इधर से ये अयस्क डाला जाता है। तो ये बेसेमर परिवर्तक के बारे में आपको इतना ही बोलना है। बेसेमर परिवर्तक नाशपाती के आकार की स्टील की भट्टी होती है, जिसके अंदर अम्लीय अथवा क्षारीय गालक लगे होते हैं, और इसकी सुंडिकाओं की सहायता से गर्म वायु प्रवाहित करते हैं, जिससे गर्म जो पिघली हुई धातु नीचे प्राप्त हो जाती है। और बेसेमर परिवर्तक में जो वर्जित अयस्क होता है कॉपर मेट की ऑक्सीजन एवं सिलिका से निम्न अभिक्रियाएं होती है। अब इसमें जो वर्जित अयस्क होता है क्या होता है, ये मेट होता है, इसकी ऑक्सीजन एवं सिलिका के साथ की रिएक्शन, कौन कौन सी इसकी ऑक्सीजन और सिलिका के साथ रिएक्शन होती है उनके बारे में अपन बात करते हैं। देखो कौन कौन सी रिएक्शन होती है, जैसे Cu2s प्लस 3O2 क्या बन जाएगा यहाँ पर, Cu2O प्लस SO2, और ये 2 और ये भी 2, 2SO2, और FeS प्लस 3O2 ये क्या बन जाएगा, FeO प्लस 2SO2, ये भी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर, ये अपन ले लेते हैं यहाँ पर, हाँ Fe2S FeO, और ये क्या बन जाएगा SO2। आगे नेक्स्ट, यहाँ पर ये जो लास्ट रिएक्शन होगी वो धातुमल और ये सिलिका के साथ रिएक्शन होगी। ये FeO आधात्री प्लस SiO2 ये गालक क्या बन जाएगा, FeSiO3 ये क्या बन गया, धातुमल। और इसमें स्वतः अपचयन वाली एक रिएक्शन ध्यान रखनी है, स्वतः अपचयन इसमें होता है, वो बता चुका हूँ आपको, Cu2
एस और क्या है यहाँ पर Cu2O, क्या बन जाता है 6Cu, Cu2S और Cu की रिएक्शन रहती है और ये 6Cu प्लस SO2 ये जो यहाँ पर जो कॉपर होता है, इस कॉपर को कहते हैं अपन फफोलेदार तांबा। कौन सा तांबा कहते हैं? फफोलेदार तांबा, क्योंकि पिघली हुई कॉपर में SO2 गैस विलय रहती है और ठंडा होने पर ये SO2 गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, जिससे तांबे की सतह उबड़ खाबड़ हो जाती है। इसी कारण ये कौन सा तांबा कहलाता है? फफोलेदार तांबा कहलाता है। बस ये अपने को ध्यान रखना है। ये था कॉपर के एस्क से कॉपर का निष्कर्षण, जो बेशेमर परिवर्तक में हमने करवाया। ये चीज सबको क्या रहनी चाहिए? क्लियर रहनी चाहिए। अब अपन पढ़ते हैं जिंक ऑक्साइड से जिंक के निष्कर्षण के बारे में। तो इसका तुरंत इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हो आप। आगे अपन बात करते हैं जिंक वाले की। तीसरा पढ़ते हैं जिंक ऑक्साइड से जिंक का निष्कर्षण। सबसे पहले वही बात, एस्क कौन से रहते हैं? ZnS, इसको कहते हैं जिंक ब्लेंड या जिंकाइड कहते हैं। ये मुख्य एस्क ZnO, ZnCO3, इसको केलामाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? केलामाइन। इसको जिंकाइड कहते हैं ZnO को। ZnO को किस नाम से जानते हैं अपन? जिंकाइड के नाम से भी जानते हैं। अब देखो इनका सबसे पहले वही स्टेम मिल में इसको बारीक पीसा जाता है, तोड़ा जाता है। फिर इनका क्या किया जाता है? इनका क्या करा जाता है? सांद्रण करा जाता है। और फिर अगर सल्फाइड एस्क है तो उसका क्या करा जाता है? भर्जन करा जाता है। बस भर्जन के दौरान अपने को क्या प्राप्त हो जाते हैं? धातु ऑक्साइड प्राप्त हो जाते हैं। जैसे भर्जन में, जैसे मैं बात करूं ZnS प्लस 3O2, क्या ZnO प्लस SO2, ये क्या प्राप्त हो गया अपने को? जिंक ऑक्साइड। बताओ यहाँ पर अपने को प्राप्त हुआ या नहीं हुआ? ये 2 ले लेते हैं, यहाँ पर भी 2 और ये यहाँ पर भी 2। क्लियर है? या फिर ये जिंक ब्लेंड के अलावा कोई अन्य ZnS का इस प्रकार से भी हो सकता है। ये किस में बदल सकता है? 2O2 जिंक सल्फेट में भी ये यहाँ पर बदल सकता है। तो ये इसमें भी जा सकता है और इसमें भी, ये भी रिएक्शन इसमें क्या रहती है? संभव रहती है। ये चीज़ आपको क्या रहनी चाहिए? क्लियर रहनी चाहिए। और जिंक सल्फेट का क्या हो जाता है? फिर पुनः विघटन हो जाता है। इस जिंक सल्फेट का क्या हो जाता है? ZnSO4, इसका पुनः विघटन ZnO प्लस, ये क्या बन जाती है यहाँ पर? SO2। तो ये ZnO जिंक ऑक्साइड अपने को क्या प्राप्त हो जाती है? यहाँ पर फिर से प्राप्त हो जाती है 2SO2 प्लस O2। इसका क्या हो जाता है? पुनः विघटन। पुनः क्या हो जाता है? इसका विघटन। तो इस प्रकार से ये अपने को क्या प्राप्त हो जाता है? धातु ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। अब इसका क्या करवाया जाता है? परगलन करवाया जाता है। कोक अथवा कार्बन द्वारा अपचयन करवाया जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? परगलन कहते हैं। तो फिर इसका क्या करवाते हैं? परगलन। ये मैं लिख देता हूं, परगलन किसमें? वात्या भट्टी में करवाते हैं। किसके द्वारा? कार्बन के द्वारा। ये रहा ZnO प्लस कोक और ये किस में चला गया? जिंक, और ये क्या प्राप्त हो गया है अपने को? CO। तो इस प्रकार से अपने को क्या प्राप्त हो जाता है? जिंक प्राप्त हो जाता है। या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा भी अपचयन करवाया जा सकता है। ZnO प्लस CO, क्या बन गया? Zn प्लस CO2। इस प्रकार से ये प्रगलन द्वारा अपने को क्या प्राप्त हो जाती है? पिघली धातु प्राप्त हो जाती है। और ये CO2 प्लस CO रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? 2CO, सॉरी
चलो इसको जाने दो, आप इतना ही ध्यान रखो, ये इस प्रकार से अपने को जिंक प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से जो अपने को जिंक प्राप्त होता है वो लगभग 97.8% शुद्ध होता है। 97.8% जिंक प्राप्त होता है। इसको जिंक स्पेल्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जिंक स्पेल्टर। इसमें कुछ अशुद्धियां पाई जाती है, कार्बन की हो सकती है, फास्फोरस की हो सकती है, सिलिकॉन की भी हो सकती है। तो इस प्रकार से अपन किसको प्राप्त कर लेते हैं? जिंक धातु को भी प्राप्त कर लेते हैं। इनका आगे करा जाता है आसवन। तो आज की 3 क्लासों में अपन ने इन सब के बारे में बात करी है। पहले इसके बारे में बात करी, फिर इसके बारे में बात करी, फिर इसके बारे में बात करी। ये सब आपको नोट्स में प्रिपेयर करना है, अच्छे से इनको तैयार करना है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।